साथियों, आप सभी का विजय नाम के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे तथा उनसे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं की विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चर्चा को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच के बारे में। ये जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं यूएन हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम, जिसको शॉर्ट में HLPF कहते हैं। तो इसके बारे में विस्तार से हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले यह ध्यान रखिएगा कि यह जो टॉपिक है यह आपके मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र नंबर 3 के तहत संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव का आकलन, इसके अंतर्गत यह कवर हो जाएगा। अब देख लेते हैं कि कॉन्टेक्स्ट क्या है, यह वर्तमान में चर्चा में क्यों आया है। तो हाल ही में नीति आयोग ने संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच अर्थात HLPF पर सतत विकास 2020 अर्थात सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2020 पर भारत की दूसरी स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा या वॉलंटरी नेशनल रिव्यू VNR प्रस्तुत की है। मतलब इस मंच पर जाकर के अपनी इन्होंने दूसरी स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा प्रस्तुत की है तथा जो भारत के द्वारा यह वॉलंटरी नेशनल रिव्यू 2020 रिपोर्ट जारी की गई, इसका शीर्षक क्या है? तो इसका शीर्षक है कार्रवाई का एक दशक, SDG अर्थात सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को वैश्विक से स्थानीय स्तर पर ले जाना, यह इसका शीर्षक है। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड देखें तो जो नीति आयोग है, नीति आयोग को राष्ट्रीय और उपराष्ट्रीय स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों अर्थात सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अपनाने और उन गोल पर निगरानी रखने का शासनादेश मिला हुआ है। अर्थात इस संदर्भ में जो कार्य है या जो निगरानी है या किस प्रकार से अपनाना है, यह कार्य नीति आयोग के द्वारा किया जाता है। अब इस रिपोर्ट में जो विवरण है वो क्या है? तो यह रिपोर्ट भारत में 2030 एजेंडा को अपनाने और उसे लागू करने का एक व्यापक ब्यौरा है तथा 17 सतत विकास लक्ष्यों अर्थात जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, इस पर प्रगति की समीक्षा प्रस्तुत करने के अलावा रिपोर्ट में नीति अर्थात जो पॉलिसी हैं और उस पॉलिसी के अनुरूप पर्यावरण को सक्षम बनाने तथा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के स्थानीयकरण लोकलाइजेशन के लिए भारत के दृष्टिकोण और इनके कार्यान्वयन के साधनों को मजबूत करने पर विस्तार से इस रिपोर्ट के अंदर चर्चा की गई है। अब यह जो मंच है संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच HLPF हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम जो है, इसके बारे में फोरम ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसके बारे में बात कर लें तो यह जो उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच HLPF है, इसकी स्थापना वर्ष 2012 में सतत विकास पर जो संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ था अर्थात Rio+20 जो सम्मेलन हुआ था, उसके अंतर्गत इस मंच की स्थापना की गई थी। और यह जो मंच है संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद अर्थात इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इकोसॉक के तत्वाधान में HLPF की जुलाई में प्रत्येक वर्ष जुलाई में 8 दिनों के लिए वार्षिक बैठक होती है, जो अभी हाल ही में आयोजित की गई, जहां पर भारत के द्वारा अपनी दूसरी रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया। तथा यह जो HLPF है, इसने वर्ष 1993 से कार्यरत सतत विकास आयोग या कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसको प्रतिस्थापित किया है। मतलब जो कार्य अब HLPF कर रहा है वही कार्य पहले सतत विकास आयोग के द्वारा किया जाता था 2012 के पहले। तथा अब देख लेते हैं कि यह जो उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच HLPF है, इससे कार्य क्या है? तो जो HLPF है, यह 17 सतत विकास लक्ष्यों जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंतर्गत 17 लक्ष्यों को जो बताया गया है, उन लक्ष्यों में प्रगति की निरंतरता और समीक्षा के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मंच है। इसके अलावा HLPF जो है, यह वैश्विक स्तर पर सतत विकास हेतु एजेंडा 2030 तथा इसके कार्यान्वयन की समीक्षा का एक महत्वपूर्ण घटक है। अब थोड़ी चर्चा हम लोग बात करते हैं स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा या VNR वॉलंटरी नेशनल रिव्यू, यह क्या होता है? तो VNR यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से देश अर्थात कोई भी देश जो है वो वैश्विक लक्ष्यों को, ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंतर्गत जो 17 वैश्विक लक्ष्य बताए गए हैं, तो इन 17 वैश्विक लक्ष्यों को प्राप्त करने में प्रगति का आकलन करते हैं तथा किसी को पीछे नहीं छोड़ने का, मतलब जो डेवलपमेंट गोल हैं और जो लोग हैं सबका समावेशी विकास किया जाएगा और किसी भी वर्ग को या समुदाय को पीछे नहीं छोड़ने का संकल्प प्रस्तुत किया जाता है या लिया जाता है। और यह जो समीक्षा है, यह जो रिव्यू किया जाता है, स्वैच्छिक होता है और सदस्य देशों के द्वारा खुद ही किया जाता है। मतलब इसके लिए कोई बाध्यकारी ऑब्लिगेशन नहीं है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य एजेंडा को, ये जो आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के जो एजेंडा हैं 17 से 17 विकास लक्ष्य हैं, उनको लागू करने में मिली सफलताओं
चुनौतियों और सबक सहित प्राप्त अनुभवों को साझा करने की सुविधा भी यह मंच करता है। इसके अलावा अर्थात ये जो बीएनआर है यह इसकी सुविधा प्रदान करता है। किसी देश के बीएनआर की तैयारी की प्रक्रिया जो है ये विभिन्न प्रासंगिक हितधारकों की भागीदारी के माध्यम से साझेदारी के लिए एक मंच प्रदान करती है। जब यह आपका बीएनआर वॉलंटरी नेशनल रिव्यू जो है इसको तैयार किया जाता है तो इसमें जो भी स्टॉक होल्डर्स हैं वो अपनी चीज़ों को यहाँ पर साझा करते हैं, तो इस प्रकार से उनके लिए एक मंच के तौर पर कार्य करता है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं माता नी पछेड़ी। तो माता नी पछेड़ी क्या है इसके बारे में विस्तार से देखते हैं। तो याद रखिएगा माता नी पछेड़ी यह क्या है, यह एक टेक्सटाइल आर्ट फॉर्म है, अर्थात एक कपड़े पे किए जाने वाली कला है। तो हाल ही में गुजरात की टेक्सटाइल आर्ट फॉर्म ने माता नी पछेड़ी को भौगोलिक संकेतक ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग हेतु आवेदन पंजीकृत किया है। तो याद रखिएगा अभी से जीआई टैग नहीं मिला है, इसके लिए आवेदन अभी किया गया है। तो हम लोग यहाँ पर माता नी पछेड़ी जो है इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जो यह माता नी पछेड़ी है यह एक गुजराती शब्द है, ठीक है, जिसका अनुवाद क्या होता है, मातृ देवी के पीछे या बिहाइंड द मदर गॉडेस। और पछेड़ी जो है यह एक धार्मिक वस्त्र लोक कला अर्थात रिलीजियस टेक्सटाइल फॉक आर्ट है, जिसके केंद्र में अर्थात जो इसका विषय होता है वो मातृ देवी का उल्लेख इसमें होता है। इसके केंद्र में मातृ देवी होती हैं और इन्हीं से संबंधित चीज़ों का इस पर उल्लेख किया जाता है। और केंद्र में मातृ देवी का उल्लेख होता है और जो शेष कपड़े होता है उसमें उनकी कहानियाँ एवं किंवदंतियों को निरूपित किया जाता है। और इसे गुजरात की कलमकारी भी कहा जाता है। आप इसको यहाँ फिगर में देख सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो बीच में केंद्र में क्या है, मातृ देवी है, ठीक है, और इसके चारों तरफ क्या होती हैं, जो किंवदंतियाँ हैं इनसे संबंधित उनको यहाँ पर चित्रित किया जाता है। अब ये जो कला है इसकी विशेषताओं की बात कर लें तो इसमें परंपरागत रूप से इन पछेड़ियों को अर्थात जो इस पर कलाकारी की जाती है इन पछेड़ियों को कपड़े पर हाथ से पेंट या ब्लॉक प्रिंट द्वारा निरूपित किया जाता है तथा हाथ से काटे गए आयताकार कपड़े में प्राकृतिक एवं खनिज रंगों का उपयोग जो है वो रिक्त स्थानों को भरने तथा रंगाई प्रक्रिया में किया जाता है। इसके अलावा यदि कपड़ा आकार में चौकोर है, ठीक है, मतलब चारों कोने बराबर हैं, तो चौकोर है तो उसे माता नो चंदारबो के नाम से जाना जाता है। अब इस कपड़े का उपयोग क्या होता है, तो यह वस्त्र जो है यह वस्त्र लोक कला पूरी तरह से देवी माँ की कहानियों को चित्रित करने के लिए समर्पित है। और इसकी पवित्र प्रकृति अर्थात जो इसका पवित्र नेचर है उसके कारण इसे अक्सर पवित्र कपड़े, मंदिर का कपड़ा, मंदिर का लटकाना या देवी माँ के अनुष्ठान कपड़े के रूप में जाना जाता है। तो मतलब इसका इस्तेमाल पूजा पाठ में ही किया जाता है और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए उपयोग इसको किया जाता है और नवरात्रि त्यौहार के दौरान इनकी मांग काफ़ी ज़्यादा होती है। और यदि इसे जीआई टैग की मंजूरी मिल जाती है तो यह गुजरात का 16वां जीआई टैग होगा। तथा थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं बघारी समुदाय के बारे में। बघारी समुदाय के बारे में क्यों चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि यह जो कला है यह इन्हीं के द्वारा यहाँ पर की जाती है, मतलब इसको विकसित करने का श्रेय जो है इन्हीं को है। वर्तमान में इस कला को गुजरात के खाना बदोश तथा जो नोमेडिक बघारी समुदाय है इसके 10 से 15 परिवारों के 70 से 80 लोग ही इस कला को जानते हैं। और ये जो बघेरी समुदाय है यह स्वयं को मातृ पूजक या देवी पूजक कहता है। तो याद रखिएगा बघेरी समुदाय कहाँ संबंधित है, गुजरात से संबंधित है और ये खाना बदोश समुदाय है। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं प्रघाता दिशा निर्देशों के बारे में या प्रघाता गाइडलाइन के बारे में। तो यह क्या है इसके बारे में यहाँ पर विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। तो चर्चा आगे बढ़ाने से पहले यह चीज़ ध्यान रखिएगा कि मुख्य परीक्षा के आपका जो प्रश्न पत्र नंबर 2 है जिसके तहत स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र, सेवाओं के विकास और प्रबंधन संबंधित विषय हैं उसके तहत यह कवर हो जाएगा क्योंकि यह शिक्षा से संबंधित है। अब संदर्भ को पहले देख लेते हैं। तो केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने द्वारा डिजिटल शिक्षा पर प्रज्ञाता दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तो याद रखिएगा, तो पूछा जाए कि प्रज्ञाता क्या है, तो यह डिजिटल शिक्षा पर जारी किए गए दिशा निर्देश हैं। किसके द्वारा, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। कुछ अन्य चीज़ों को देखें तो प्रज्ञाता जो दिशा निर्देश हैं इसमें ऑनलाइन या डिजिटल दिशा के शिक्षा के 8 चरणों को समाहित किया गया है या शामिल किया गया। अब ये 8 चरण कौन से हैं, तो इसमें पहला है योजना अर्थात प्लान,
दूसरा है समीक्षा रिव्यू, तीसरा है व्यवस्था अरेंज करना, चौथा है मार्गदर्शन अर्थात गाइड, बातचीत टॉक, छठा है एसाइन अर्थात निर्धारण, और आपका सातवां है ट्रैक, आठवां है सराहना करना या अप्रिशिएट। ये 8 चरण इसमें शामिल हैं और ये 8 चरण जो हैं उदाहरणों के साथ चरणबद्ध तरीके से डिजिटल शिक्षा की योजना एवं कार्यान्वयन का मार्गदर्शन करते हैं तथा ये जो प्रगाता दिशा निर्देश या प्रगाता गाइडलाइन है ये स्कूल प्रशासकों, स्कूल प्रमुखों, शिक्षकों, अभिभावकों और छात्रों को कई क्षेत्रों में सुझाव प्रदान करते हैं। अब किन किन क्षेत्रों में सुझाव प्रदान करते हैं उन क्षेत्रों को एक बार देख लेते हैं। तो जैसे कि मूल्यांकन की जो आवश्यकता होती है इस क्षेत्र में, इसके अलावा ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा की योजना बनाते समय कक्षा के अनुसार सत्र की अवधि मतलब क्लासेस कितनी लंबी होंगी, स्क्रीन समय मतलब जो ऑनलाइन दिखाया जाएगा जो भी मटेरियल या जो भी चीज़ें वो स्क्रीन पर कितनी देर तक दिखाया जाएगा तो उसका निर्धारण, इसके अलावा समावेशिता, संतुलित ऑनलाइन और ऑफलाइन गतिविधियां, इन सब के बारे में इसमें सुझाव दिया गया है। इसके अलावा तीसरा है हस्तक्षेप के तौर तरीके जिनमें संसाधनों का कक्षा के स्तर के अनुसार वितरण आदि सम्मिलित है, मतलब किस कक्षा में कितने संसाधनों का उपयोग किया जाना चाहिए। इसके अलावा डिजिटल शिक्षा के दौरान शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के विषय में तथा साइबर सुरक्षा तथा नैतिकता को बनाए रखने के लिए सावधानी तथा सुरक्षा उपायों के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं। इसके अलावा विभिन्न पहलों के साथ जो विभिन्न इनिशिएटिव हैं इसके संबंध में उनके साथ समन्वय तथा सहयोग कैसे किया जाए इस संदर्भ में भी इसके द्वारा सलाह दिया जाता है या दिशा निर्देश दिए जाते हैं। अब प्रश्न उठता है कि ऑनलाइन शिक्षा पर दिशा निर्देशों की आवश्यकता ही क्यों पड़ी। तो ऑनलाइन शिक्षा ने महामारी के दौरान बच्चों की पढ़ाई को लेकर उत्पन्न जो कमियां हैं या जो अवरोध है उसको पूरी तरह से ख़त्म तो नहीं किया परंतु काफ़ी हद तक इसको दूर करने का प्रयास किया है। लेकिन छात्रों को शिक्षित करने के तहत के लिए डिजिटल तकनीकों का उपयोग करते समय अत्यधिक सावधानी की आवश्यकता होगी। महामारी के प्रभाव को कम करने के लिए स्कूलों को न केवल अब तक पढ़ने और सिखाने के जो तरीके थे उनको बदलकर फिर से शिक्षा प्रदान करने के नए मॉडल तैयार करने की आवश्यकता है, मतलब जो पहले पे जिस ढर्रे पे चल रहे थे अब इनको बदलने की आवश्यकता है। इसके साथ ही घर पर स्कूली शिक्षा तथा विद्यालय में शिक्षा के एक स्वस्थ मिश्रण के माध्यम से बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की एक उपयुक्त विधि भी पेश करनी होगी, क्योंकि अब बच्चे क्या हैं स्कूल ना जा करके उनका क्लासरूम कहाँ होगा, घर पर ही होगा। तो उनकी स्कूली शिक्षा तथा विद्यालय में शिक्षा के जो स्वस्थ मिश्रण जो प्रक्रिया है उसका एक स्वस्थ मिश्रण प्रस्तुत करना होगा। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं हेरान एवं स्पाइक एलआर के बारे में। तो याद रखिएगा जो हेरान है यह आपका एक ड्रोन है और स्पाइक एलआर क्या है, यह एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। तो देख लेते हैं यह चर्चा में क्यों है। तो भारतीय सेना जो है वो केंद्र सरकार द्वारा दी गई आपातकालीन शक्तियों के तहत इजरायल से हेरान निगरानी ड्रोन, हेरान सर्विलांस ड्रोन और स्पाइक एलआर एंटी गाइडेड मिसाइलों को प्राप्त करने के लिए तैयार है, जिससे सेना की निगरानी और मारक क्षमताओं में वृद्धि की जा सके। तो यदि पूछा जाए कि यह हेरान और स्पाइक एलआर क्या है तो आप बता सकते हैं। और इसके अलावा यह किस देश का है, मतलब भारत जो है किस देश से इसको लेने की प्रक्रिया में है, तो इजरायल का है ये। अब सबसे पहले हेरान की बात करते हैं। तो हेरान जो है यह मानव रहित हवाई वाहन जो है पहले से ही वायुसेना, नौसेना एवं थल सेना में विद्यमान है और लद्दाख क्षेत्र में निगरानी के लिए बड़े पैमाने पर सेना द्वारा इसका उपयोग किया जा रहा है। अब यदि क्षमता की बात करें तो यह 10 किलोमीटर से अधिक की ऊंचाई से टोह लेने वाले एक स्टेज, मतलब जिस पर इसको फिट किया जाएगा, पर 2 दिनों से अधिक समय तक लगातार उड़ान भर सकता है। मतलब एक बार इसको उड़ान भरेगा तो 2 दिनों तक ये लगातार निगरानी कर सकता है। और इसको विकसित किसने किया है, तो यह इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के मलाड यूएवी डिवीजन द्वारा विकसित यह एक मध्यम ऊंचाई पर लंबे समय तक उड़ने वाला मानव रहित हवाई वाहन है, यूएवी है। अब स्पाइक के बारे में बात कर लें तो स्पाइक जो है यह चौथी पीढ़ी अर्थात 4th जनरेशन की एक इजरायली फायर एंड फारगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। मतलब एक बार आप इसको फायर कर देंगे, इसमें जो टारगेट है उसको फिट करके, तो आपको इसको ट्रैक करने की आवश्यकता नहीं है। और इसे विकसित किसने किया है, तो इसे इजरायली कंपनी राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम द्वारा डिजाइन एवं विकसित किया गया है तथा इसे भूमि से या सेना के विशेष वाहन एवं हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जा सकता है।
और ये जो स्पाइक समूह है इसमें कई सारी मिसाइलें शामिल हैं, जैसे कि इसमें जो पहली थी आपकी वो 800 मीटर की रेंज वाली थी, इसे स्पाइक SR कहते हैं, शॉर्ट रेंज। 2500 मीटर की रेंज वाली को स्पाइक MR कहते हैं, मीडियम रेंज। और जो भारत ले रहा है स्पाइक LR या स्पाइक लार्ज रेंज, इसकी रेंज कितनी है, 4000 मीटर अर्थात 4 किलोमीटर की इसकी रेंज है। इसके अलावा 8000 मीटर वाले को स्पाइक ER कहते हैं। आगे चलते हैं, आगे बात लेते हैं एनाबिन डेटाबेस के बारे में। तो यह एनाबिन डेटाबेस क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। तो जर्मनी ने भारत के सभी राष्ट्रीय डिजाइन संस्थानों अर्थात नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन NID को एनाबिन डेटाबेस में शामिल कर लिया है, जिसका मतलब है कि अब राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान अर्थात नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन जो है, इसके विद्यार्थी जर्मनी में वर्क परमिट के लिए आसानी से आवेदन कर सकेंगे। जर्मनी में होता क्या है कि विदेशी योग्यता का मूल्यांकन करने के लिए एकमात्र प्राधिकरण के रूप में जर्मनी ने विदेशी शिक्षा के लिए केंद्रीय कार्यालय खोला है, और इस प्राधिकरण ने अपने कार्य के लिए एनाबिन नामक एक डेटाबेस तैयार किया है। ये डेटाबेस तैयार करता क्या है, तो ये जो कि जर्मन डिप्लोमा और डिग्री के संबंध में विदेशी डिग्रियों और उच्च शिक्षा योग्यताओं को सूचीबद्ध करता है। कहने का मतलब ये है कि जर्मनी की जो डिप्लोमा और डिग्री हैं उनके समकक्ष विदेश की कौन सी डिग्रियां, मतलब अन्य देशों की कौन सी डिग्रियां या योग्यताएं हैं, तो उनको यह सूचीबद्ध करने का कार्य करता है। तो जर्मनी में विदेशी विश्वविद्यालय इस तरह की योग्यता की पहचान अक्सर जर्मन वर्क वीज़ा, जॉब सीकर्स वीज़ा एवं जर्मन ब्लू कार्ड हासिल करने के लिए एक आवश्यक शर्त होती है। मतलब यहाँ पर जो भी आपके पास डिग्री है वो आपके जर्मनी की जो डिग्री है या जो डिप्लोमा है उसके अकॉर्डिंग किस स्तर की है, तो उसी हिसाब से आपको जर्मन वर्क वीज़ा, जॉब सीकर्स वीज़ा या जर्मन ब्लू कार्ड हासिल मतलब प्रदान किया जाता है। और भारत में कुल वर्तमान में कितने 5 राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन है। अब ये कौन से 5 हैं जिनको इसमें शामिल किया गया है, तो पहला है NID अहमदाबाद, दूसरा है NID आंध्र प्रदेश, तीसरा है NID हरियाणा, NID असम और पांचवा है NID नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन मध्य प्रदेश। और जो NID अहमदाबाद है इसको वर्ष 2015 में एनाबिन डेटाबेस, जो जर्मनी का एनाबिन डेटाबेस है, इसमें शामिल किया गया था। और अभी वर्तमान में जो है जो शेष 4 NID बचे थे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, इनको अब इस एनाबिन डेटाबेस में शामिल कर लिया गया। तो याद रखिएगा एनाबिन डेटाबेस क्या है। आगे बात करते हैं अशोक लवासा के बारे में। तो भारत के मौजूदा चुनाव आयुक्त अशोक लवासा को एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। याद रखिएगा अध्यक्ष नहीं, उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और अशोक लवासा जो हैं ये एशियाई विकास बैंक के मौजूदा उपाध्यक्ष दिवाकर गुप्ता का स्थान लेंगे। और अशोक लवासा वर्तमान में क्या है, ये चुनाव आयुक्त हैं। तथा अशोक लवासा को 3 वर्षों के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। अब थोड़ी सी चर्चा हम लोग एशियाई विकास बैंक के बारे में कर लेते हैं। तो यह जो एशियाई विकास बैंक है यह एक क्षेत्रीय विकास बैंक है। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को होती है और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो फिलीपींस के मनीला में है। और इसके सदस्य कितने हैं, तो 68 देश इसके सदस्य हैं, जिनमें से 49 जो है एशिया प्रशांत क्षेत्र के हैं। तो याद रखिएगा ये एशियाई विकास बैंक नाम जरूर है, परंतु इसमें केवल एशिया के ही देश शामिल नहीं है, एशिया कॉन्टिनेंट के अलावा भी दूसरे कॉन्टिनेंट के देश भी शामिल हैं। और ADB को जैसे वर्ल्ड बैंक है उसी की तर्ज पर इसको गठित किया गया है। और ADB में शेयरों का मतलब सबसे अधिक शेयर किसका है, तो शेयरों का जो सबसे बड़ा अनुपात है वो किसका है, जापान का है। और इसका जो अध्यक्ष होता है वो जापान मूल का ही होता है, जापान का ही होता है। और यदि इसके उद्देश्य की बात करते हैं, एशिया में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। तथा जो एशियन डेवलपमेंट रणनीति 2030 है, अर्थात या कह सकते हैं एशियन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी 2030, इसमें एशिया प्रशांत क्षेत्र की बदलती आवश्यकताओं के अनुसार एशियन डेवलपमेंट बैंक के कार्यों को निर्धारित किया गया है। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, मात्सुगु अस्कावा हैं। तथा इसके अलावा कुछ और फैक्ट याद रखिएगा कि भारत के जो वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं कौन है, सुनील अरोड़ा है। और जो चुनाव आयोग है भारतीय चुनाव आयोग, ठीक है, इसका गठन कब हुआ था, तो 25 जनवरी 1950 को हुआ था। आगे बात करते हैं, अगला है
ब्रिटेन में अभी एक रिपोर्ट आई जिसके अनुसार ब्रिटेन में एफडीआई का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत जो है वो भारत है। तो ब्रिटेन सरकार के तहत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभाग द्वारा जारी हालिया आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 में भारत जो है इंग्लैंड में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बन गया है। मतलब इंग्लैंड को दूसरा सबसे अधिक जो है एफडीआई कहाँ से प्राप्त हो रहा है, भारत से प्राप्त हो रहा है। और पहले नंबर पे कौन है, तो अभी भी अमेरिका जो है ब्रिटेन के लिए एफडीआई का सबसे बड़ा सोर्स है। मतलब इंग्लैंड को सबसे ज़्यादा एफडीआई कहाँ से मिल रही है, अमेरिका से, और दूसरे नंबर पे आपका भारत से, और तीसरे नंबर पे कहाँ से मिल रही है, तो फ्रांस है, चौथे नंबर पे चीन है, और पाँचवें पे हांगकांग है। भारत के बारे में याद रखिएगा और अमेरिका के बारे में याद रखिएगा। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। भारत का अभी हाल ही में रिपोर्ट आई है जिसके अनुसार भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन है, अमेरिका है। तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अमेरिका जो है लगातार दूसरी बार वित्तीय वर्ष 2019-20 में भी भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार देश बना रहा है, जो कि दोनों देशों के बीच बढ़ते आर्थिक संबंधों को दर्शाता है। यदि आंकड़ों की बात करें तो संबंधित आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 में अमेरिका और भारत के बीच 88.75 बिलियन अमेरिकी डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार किया गया, जो कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में 87.96 बिलियन डॉलर था। तो इस बार क्या है, पिछले बार से बढ़ा है। और अमेरिका उन चुनिंदा देशों में से एक है जिनके साथ भारत का व्यापार अधिशेष है। व्यापार अधिशेष का मतलब क्या है कि भारत जो है अमेरिका को निर्यात ज़्यादा करता है और आयात कम करता है। साधारण भाषा में कहें तो भारत जो है अमेरिका को अपना सामान ज़्यादा बेचता है और अमेरिका का सामान कम खरीदता है। तो इससे क्या है कि हमें जो विदेशी मुद्रा ज़्यादा प्राप्त होती है, तो यही कहलाता है व्यापार अधिशेष होता है, या व्यापार ट्रेड सरप्लस कहलाता है। और अमेरिका जो है यह वित्तीय वर्ष 2018-19 में चीन को पीछे छोड़ते हुए भारत का शीर्ष व्यापारिक साझेदार देश बना था, और यह लगातार दूसरी बार है जब यह शीर्ष व्यापारिक साझेदार है। और चीन जो है यह वित्तीय वर्ष 2013-14 से लेकर के 2017-18 तक भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था। और इसके साथ ही बीते दिनों चीन के साथ भारत के व्यापार घाटे में भी काफ़ी कमी देखने को मिली है। और यदि आंकड़ों में देखें तो वर्ष 2019-20 में यह घट करके 48.66 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया, जबकि वित्तीय वर्ष 2018-19 में चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा कितना था, 53.56 बिलियन डॉलर था। तो व्यापार घाटा का मतलब क्या है कि भारत जो है चाइना से सामान ज़्यादा खरीदता है और अपना सामान चाइना को कम बेच पाता है। तो हमें क्या है, हमें चाइना को विदेशी मुद्रा देना पड़ रहा है। तो इसलिए क्या है, इसे व्यापार घाटा कहते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और याद रखिएगा कि यदि कहा जाए कि भारत के शीर्ष 5 निर्यात स्थल कौन से हैं, मतलब कौन से ऐसे देश हैं, 5 सबसे बड़े देश हैं जिनको सबसे ज़्यादा भारत निर्यात करता है, तो सबसे ज़्यादा निर्यात अमेरिका करता है, उसके बाद यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, तीसरे नंबर पर हांगकांग, चौथे पे चीन है और पाँचवें पे सिंगापुर है। और यदि आयात की बात करें, सबसे ज़्यादा सामान खरीदता कहाँ से है, तो सबसे ज़्यादा भारत जो चाइना से खरीदता है, उसके बाद दूसरे नंबर पर अमेरिका, तीसरे पे सऊदी अरब, पाँचवें पे संयुक्त अरब अमीरात है और छठे पे स्विट्ज़रलैंड है। और यहाँ ध्यान रखिएगा, जो भारत है, भारत का जो व्यापार अधिशेष है, मतलब जो ट्रेड सरप्लस है, जहाँ पे फ़ायदे में है, मतलब हम लोग निर्यात ज़्यादा करते हैं, आयात कम करते हैं, तो उनमें आपका अमेरिका शामिल है, यूएई शामिल है, स्विट्ज़रलैंड शामिल है, ठीक है, कुछ अन्य देश भी शामिल है। तो ये 3 नाम तो याद ही रखिएगा। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं नियोवाइस धूमकेतु के बारे में। तो नियोवाइस जो ये कॉमेट है, इसके बारे में बात करें तो यह जो टॉपिक है यह आपके जीएस के प्रश्न पत्र नंबर 1 के तहत आ जाएगा, क्योंकि यह ज्योग्राफी से संबंधित टॉपिक है। तो संदर्भ यह है कि हाल ही में नासा द्वारा खोजा गया C/2020 F3 नामक धूमकेतु जो है 22 जुलाई को पृथ्वी के सबसे नज़दीक से गुजरेगा। यह जो C/2020 F3 धूमकेतु है, इसको सबसे पहले नासा के नियोवाइस टेलीस्कोप से देखा गया था, और बाद में इसी के टेलीस्कोप के नाम पर इस धूमकेतु का नाम जो है नियोवाइस धूमकेतु रख दिया गया। और यह जो नियोवाइस धूमकेतु है, ये इसको अपनी कक्षा में एक परिक्रमण, मतलब एक पूरा चक्कर करने में 6800 वर्ष का समय लगता है। और 22 जुलाई को यह पृथ्वी की बाहरी कक्षा को पार करते समय पृथ्वी की सतह से 64 मिलियन मील या 130 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर होगा।
इसके अलावा 3 जुलाई को न्यूवाइस धूमकेतु जो है ये सूर्य से 43 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर था, और इस दिन धूमकेतु जो है 3 जुलाई को धूमकेतु जो है कॉमेट जो है इसने बुध की कक्षा में प्रवेश किया था, तथा सूर्य से निकटता के कारण इसकी बाहरी परत से गैस और धूल से भरे जो परिमंडल है उसका निर्माण हो गया, जिसे कोमा नाम दिया गया। अब यह कोमा क्या होता है और धूमकेतु क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग विस्तार से चर्चा कर लेते हैं, इससे आपको पूरी तरीके से इसके बारे में समझ में आ जाए। तो हम लोग पहले बात करेंगे धूमकेतु या जो पुच्छल तारा है, इसको धूमकेतु को पुच्छल तारा भी कहते हैं या इंग्लिश में कॉमेट कहते हैं। तो यह होता क्या है, तो धूमकेतु जो है यह जमी हुई गैस, पत्थर और धूल से निर्मित सौर मंडल का एक ऐसा ब्रह्मांडीय पिंड है जो सूर्य का चक्कर अति दीर्घवृत्तीय परिपथ में के द्वारा या अति दीर्घवृत्तीय परिपथ द्वारा करता है। इसलिए ज़्यादातर धूमकेतु क्या हैं, धूमकेतुओं का जो परिपथ है वो सौर मंडल के जो ग्रह हैं उनके परिपथों को काटते हैं, तथा धूमकेतु होते हैं या कॉमेट होते हैं, इनका जो परिक्रमण काल है वो कुछ वर्षों से लेकर के सैकड़ों वर्ष तक होता है। जैसे कि जो न्यूवाइस वाला है इसका 6800 वर्ष है। तथा यदि धूमकेतु के निर्माण की प्रक्रिया की बात करें तो धूमकेतु का निर्माण जो है 2 घटकों द्वारा होता है, मतलब इसमें 2 मेन चीज़ें होती हैं। कौन सी? पहला है धूमकेतु का शीर्ष या हेड ऑफ कॉमेट, और दूसरा है धूमकेतु की पूंछ, टेल ऑफ कॉमेट। तो इन दोनों के बारे में विस्तार से देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे फिगर बनाया गया है, तो ये आपका एक धूमकेतु का फिगर है, जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये ब्लैक वाला इसका केंद्रक है, न्यूक्लियस, और इसके किनारे बाद वाला जो गोला है ये आपका कोमा है, और इसके जो बाहर है ये आपका हाइड्रोजन का आवरण है, और ये आपकी इसकी पूंछ है। इसके बारे में यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये कैसे बनता है। तो जो धूमकेतु का शीर्ष है या हेड ऑफ कॉमेट है, यह 3 उपघटकों द्वारा निर्मित होता है, मतलब इसमें 3 उपघटक होते हैं। कौन सा है? एक केंद्रक होता है, न्यूक्लियस, फिर कोमा होता है और हाइड्रोजन का आवरण होता है। अब इन तीनों को बारे में देखते हैं। तो धूमकेतु का जो केंद्रक होता है या न्यूक्लियस या भारी तत्वों द्वारा निर्मित होता है, जैसे कि सिलिका है, एल्युमिनियम है, निकिल है, लोहा है इत्यादि। और यह केंद्रक जो है पृथ्वी पर पाई जाने वाली कठोर चट्टान के समान होता है, और इसका औसत व्यास जो है, रेडियस जो होता है, जो डायमीटर होता है वो 1 किलोमीटर से लेकर के 10 किलोमीटर के बीच पाया जाता है। और केंद्रक के चारों ओर जो जमी हुई गैस और धूल का आवरण जो है ये पाया जाता है। इसी को क्या कहते हैं? वैज्ञानिक कोमा कहते हैं। और कभी कभी वैज्ञानिक जो है कोमा को गंदगी भरी बर्फ या डर्टी आइस भी कहते हैं, जैसा कि हम लोगों ने फिगर में देखा कोमा को। और इसका जो औसत व्यास है या जो एवरेज डायमीटर वो कितना होता है? 10⁵ किलोमीटर तक पाया जाता है। और धूमकेतु जब सूर्य के निकट होता है तो सूर्य की उष्मा के कारण कोमा की जो जमी हुई गैस है, मुख्यतः आपका हाइड्रोजन जो होता है, उसका कुछ भाग गैसीय अवस्था में पाया जाता है, और कोमा के को एक आवरण की भांति क्या कर लेता है? ये ढक लेता है। इसी आवरण को क्या कहते हैं? हाइड्रोजन गैस का आवरण कहते हैं। और इसका औसत व्यास जो एवरेज डायमीटर होता है वो कितना होता है? 10⁻7 किलोमीटर तक पाया जाता है। और जब ये धूमकेतु जो है सूर्य के नज़दीक पहुंचता है तभी इस आवरण का निर्माण होता है, मतलब जब टेम्परेचर यहाँ पर बढ़ेगा तभी क्या होगा? ये गैस जो है, जो बर्फ़ होती है वो पिघलेगी गैस के फॉर्म में और आवरण बना लेती है। और यह जो आवरण है यह आंखों से दिखाई नहीं पड़ता है। अब धूमकेतु की पूंछ की बात कर लेते हैं। तो धूमकेतु की जो पूंछ है, धूमकेतु जब सूर्य से अत्यंत निकट होता है तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, तो इसका जो कोमा होता है वो तपने लगता है, और कोमा में उपस्थित गैस और धूल जो होती है ये पिघलने लगते हैं। और पिघले हुए पदार्थ का ज़्यादातर भाग जो है वेग से आगे बढ़ते हुए धूमकेतु के पीछे छूटता जाता है। मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं, ये मान लीजिए सूर्य है, अब ये आपका कॉमेट है। तो जैसे जैसे ये सूर्य के नज़दीक जाता जाएगा तो इसके जो जमे हुए बर्फ़ और धूल हैं वो पिघलेंगे और ये पीछे छूटते जाएंगे। तो ये जब पीछे छूटेंगे तो ये क्या बनाते हैं? ये पूंछ का निर्माण करते जाते हैं। इसी को पूंछ कहते हैं धूमकेतु की। तो इस छूटे हुए पदार्थ पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो यह झिलमिलाने लगता है, और इसी को धूमकेतु की पूंछ कहते हैं। और याद रखिएगा कि जब आपका ये जो कॉमेट है सूर्य के नज़दीक जाता है तभी इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, तभी ये पूंछ का निर्माण होगा। तो जितना सूर्य के नज़दीक जाएगा उतनी लंबी इसकी पूंछ बनती जाएगी, और जब सूर्य से दूर होता जाता है तो इसकी पूंछ घटती जाती है, और जब ज़्यादा दूर हो जाता है तो यह पूंछ जो होती है समाप्त हो जाती है। और एक चीज़ और याद रखिएगा, यह जो पूंछ है इसकी, ये मान लीजिए सूर्य है,
तो यह कॉमेट की जो पूंछ है ये सूर्य के हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होगा। सूर्य इधर है तो इसकी जो पूंछ है ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी। अब कुछ अन्य जो ब्रह्मांडीय पिंड है उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, जैसे कि क्षुद्र ग्रह जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एस्ट्रॉयड। तो ये क्या होते हैं? तो यह एक अपेक्षाकृत छोटा निष्क्रिय चट्टानी पिंड होता है जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, और ये मेनली आपका मंगल ग्रह और जो बृहस्पति है इसके बीच में एक बेल्ट पाई जाती है, वहाँ पर ये पाए जाते हैं। उल्का क्या होते हैं, या इसको इंग्लिश में हम लोग मेट्रॉयड कहते हैं। तो यह आकार में धूमकेतु अथवा जो क्षुद्र ग्रह होते हैं उनसे छोटे पिंड होते हैं, और ये भी क्या करते हैं? सूर्य की परिक्रमा करते हैं। उल्कापात क्या होता है? मिटोर क्या होते हैं? तो जब कोई उल्का पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते समय वाष्पित हो जाती है या बर्न कर जाती है, जल जाती है, तो उस समय होने वाली इस प्रकाशीय घटना को उल्कापात कहा जाता है, मेटोर कहा जाता है, और इसे ही टूटता तारा भी कहते हैं। इसके अलावा उल्कापिंड मेट्रॉयड क्या होते हैं? तो यदि जो उल्का है वह उल्का होती है जो पृथ्वी के वातावरण प्रवेश करते समय नष्ट होने से बच जाती है। मतलब इसका कुछ हिस्सा तो जल जाता है, बर्न होता है, पर कुछ हिस्सा वो पृथ्वी तक पहुंच जाता है, तो पृथ्वी की सतह पर आकर यह टकरा जाती है, और इसे ही क्या कहते हैं? उल्का पिंड मेट्रॉयड कहते हैं। अब यह जो टेलीस्कोप है, नासा का न्यूएस्ट टेलीस्कोप, इसके बारे में बात कर लें तो नासा ने वाइस अर्थात वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे एक्सप्लोर टेलीस्कोप को दिसंबर 2009 में लॉन्च किया था। इसका कार्य क्या था? तो इस टेलीस्कोप को आकाश का अवरक्त सर्वेक्षण इंफ्रारेड सर्वे करने, क्षुद्र ग्रहों, तारों तथा अस्पष्ट आकाश गंगाओं का पता लगाने हेतु डिजाइन किया गया था, और इसने अपना जो कार्य है सफलतापूर्वक 2011 तक संपन्न किया। उसके बाद पुनः दिसंबर 2013 में इसे पुनः न्यूवाइस परियोजना के रूप में आरंभ किया गया, जिसका उद्देश्य पृथ्वी के नज़दीक स्थित पिंडों NEOs नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स तथा दूर स्थित क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं का अध्ययन करना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिटेल से देखा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।